पढ़ेंगे डीआरई। कुछ लोग इसको पीआर भी बोलते हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। तो डीआरई इज़ आल्सो नोन एज पीआर। ठीक है, डीआरई हम डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ी इंट्रो देंगे, उसके बाद इसकी टेक्निक क्या है ये पढ़ेंगे, उसके बाद डीआरई पढ़ेंगे कि नॉर्मल डीआरई कैसी होती है, उसके बाद डीआरई इन बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया, डीआरई इन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में कैसी होती है ये देखेंगे हम। उसके बाद डीआरई इन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोस्टेट पढ़ेंगे, डीआरई इन हाई राइडिंग प्रोस्टेट, ठीक है ये पढ़ेंगे। डीआरई इन बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स पढ़ेंगे, डीआरई इन इजैकुलेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, और डीआरई इन सर्जिकल कंडीशंस। ये सारी की सारी 10 के 10 टॉपिक्स हम आज इस सिटिंग में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखें याद रखें कि प्रोस्टेट जो होता है ना, प्रोस्टेट जो ये रेक्टम के बिल्कुल एंटीरियर होता है ना प्रोस्टेट, ठीक है ना। अब जब जब ये रेक्टम के बिल्कुल एंटीरियरली होता है, ठीक है ना, अगर ये एंटीरियर साइड, ये पोस्टीरियर साइड है, ये रेक्टम और ये प्रोस्टेट है, तो जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में जब हम फिंगर डालते हैं यहाँ से, तो इसको प्रोस्टेट को हम इजीली फील कर सकते हैं, और कोई इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट लाइज जस्ट एंटीरियर टू द रेक्टम। ठीक है, ठीक है ना। तो देखें, एक तो होती है हमारी डीआरई, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी जो रेडियोलॉजिस्ट जो करते हैं हमारी ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड ऑफ द प्रोस्टेट, ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द प्रोस्टेट। ये आपने याद रखना है, डीआरई और ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासाउंड ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है, ठीक है ना। अब हम देखें कि डीआरई जो है, डीआरई हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, प्रोस्टेट के केस में क्या क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि ग्रेडिंग कर सकते हैं हम बिनाइन प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट की, या जिसको बीपीएच भी बोलते हैं, डीआरई की मदद से। ठीक है ना, लोकल स्टेजिंग ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर कर सकते हैं, एंड इन परफॉर्मेंस ऑफ द डिजिटली गाइडेड बायोप्सी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, यानी कि ये देखें, ये डिजिटली गाइडेड बायोप्सी में डीआरई का काम रोल है। ठीक है, यानी इन्होंने इन परफॉर्मेंस ऑफ द, इससे आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सिंपली ये देखें कि लोकल स्टेजिंग ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर में यूज़ आती है डीआरई, और डिजिटली गाइडेड बायोप्सी में भी डीआरई यूज़ होती है। यानी कि अगर आप किसी भी प्रोस्टेट की बायोप्सी लेना चाहते हैं, कहाँ गया वो, ठीक है ना, प्रोस्टेट अगर इंटीरियरली है, ठीक है ना, और रेक्टम पोस्टीरियरली है, बायोप्सी लेना चाहते हैं, तो डिजिटली गाइड फिंगर डाल के हम उसको अपने नीडल को गाइड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इन द इवेल्युएशन ऑफ आईडी प्रोस्टेट, ठीक है ना, आईडी प्रोस्टेट, आईडी मतलब इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है, टू असेस इंटेग्रिटी ऑफ द प्रोस्टोमेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, इसको कहते हैं प्रोस्टोमेम्ब्रेनस यूरेथ्रा इन सस्पेक्टिंग यूरेथ्रल इंजरीज। देखें, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कोई यूरेथ्रल इंजरी, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट के साथ कोई पेशेंट आया है, ठीक है ना, तो प्रोस्टोमेम्ब्रेनिक यूरेथ्रा जो है, प्रोस्टोमेम्ब्रेनिक, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, दोनों को मिला के प्रोस्टोमेम्ब्रेनिक यूरेथ्रा, फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक अगर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, इसकी इंटेग्रिटी इंटैक्ट है कि नहीं है, ये हम डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन से या पीआर से हम पता लगा सकते हैं। इन द इवेल्युएशन ऑफ इजैकुलेटरी डिसफंक्शन में भी हम डीआरई करके, ठीक है ना, क्लिनिकल एग्ज़ाम करके कोई फाइंडिंग हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि इन द इवेल्युएशन ऑफ द इजैकुलेटरी डिसफंक्शन हम डीआरई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे जो डीआरई इन प्रोस्टेटिक जो सिचुएशंस, ठीक है ना। ठीक है, देखें, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ जो डीआरई के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अगर आप किसी भी पेशेंट का डीआरई करना चाहते हैं, तो वो डीआरई क्यों ज़रूरत है, आपने पेशेंट को ये एक्सप्लेन करना है, पेशेंट को वेल एक्सप्लेन करना है, उसके बाद उसकी कंसेंट लेनी है। ठीक है, अच्छा, रिक्वेस्ट पेशेंट टू एम्प्टी द ब्लैडर, याद रखें ब्लैडर का एम्प्टी होना ज़रूरी है एक अच्छी डीआरई के लिए। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जब पेशेंट अगर यूरिन के लिए जाएगा, तो इनिशियल स्ट्रीम
ऑफ द पेशेंट और मिड स्ट्रीम ऑफ द पेशेंट के जो सैंपल्स वो आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, स्पेशली इन केसेस ऑफ प्रोस्टेटिक इश्यूज़, ठीक है। तो उसमें आप सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। वाइट माउथ उसमें क्या कलेक्ट करेंगे, वाइट माउथ रिसेप्टिकल्स में आप ये सैंपल कलेक्ट करेंगे और इसको आप भेज देंगे किसके लिए, कल्चर के लिए, ठीक है। इसके बाद देखें कि यही वाली बात है, कलेक्टेड इन स्टेराइल वाइट माउथ रिसेप्टिकल, ये जो यूरिन है इसको हम वाइट माउथ रिसेप्टिकल्स में कलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो है बहुत ज़रूरी है टू रूल आउट एनी डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अगर आप डीआरई करना चाहते हैं बिफोर डीआरई किसी भी पेशेंट के लिए, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट प्रोस्टेटिक सिचुएशन लेके आपके पास आया है, उसकी आप डीआरई करना चाहते हैं, तो डीआरई से पहले आप पेशेंट की एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। आया इसका ब्लैडर फुल है कि नहीं है, ब्लैडर डिस्टेंडेड है कि नहीं है, ये आपने देखना है। याद रखें DRE findings are unreliable in the presence of full bladder. Remember again, DRE findings are unreliable in the presence of full bladder. ठीक है ना। तो ऐसा क्यों है, फाइंडिंग्स इन केस ऑफ फुल ब्लैडर फाइंडिंग्स रिलायबल क्यों नहीं है, वो इसलिए कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द डिस्टेंडेड ब्लैडर, अब देखो ब्लैडर भी तो डिस्टेंडेड हो गया है, प्रोस्टेट है ना, ब्लैडर डिस्टेंडेड हो गया तो पोस्टीरियर सरफेस में आपकी उंगली लग जाएगी, ठीक है, पीछे रेक्टम है, उंगली आप, अब ब्लैडर ये यूरिनरी ब्लैडर है, ब्लैडर डिस्टेंडेड हुआ है, प्रोस्टेट इधर ही है, आप उंगली लगा रहे हैं, आप इसको समझेंगे कि प्रोस्टेट हो, आप कहेंगे कि ये तो इनलार्ज ब्लैडर है, ठीक है। तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द डिस्टेंडेड ब्लैडर लार्ज प्रोस्टेट से लगता है और कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, वही वाली बात है जो मैंने अभी डायग्राम में कही, ठीक है। ठीक है। इसी तरह जब पेशेंट आपके पास आता है किसी प्रोस्टेटिक सिचुएशन के साथ और आप कहते हैं कि जाएं आप अपना ब्लैडर खाली करके आएँ, और ड्यूरिंग दिस आप कल्चर्स ले रहे हैं, यही वाली बात जो मैंने पीछे बताई, इसी दौरान ये वाली बात, ये मिड स्ट्रीम और इनिशियल स्ट्रीम से कल्चर ले रहे हैं, इसी दौरान आप यूरोफ्लोमेट्री भी कर सकते हैं पेशेंट की, ठीक है ना, ड्यूरिंग अवॉइडिंग, ठीक है, अगर फैसिलिटी आपके सेंटर में है या फिर अगर आप समझते हैं, मुनासिब समझते हैं, तो इसकी यूरोफ्लोमेट्री भी कर सकते हैं, ये कहता है, ठीक है ना। प्राइवेसी देखें किसी भी पेशेंट की आपने इंश्योर्ड रखनी है, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह जैसे हम किसी भी फ़ीमेल पेशेंट की एग्ज़ामिनेशन के लिए हमें फ़ीमेल नर्स की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल इसी तरह BPH में प्रोस्टेट के केस में भी हमें जो है कोई साथ में किसी चैपरोनिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पेशेंट मेल होता है ना, इसलिए। लेकिन अगर वो पेशेंट डिपेंडेंट है, ठीक है, या फिर जो है बिल्कुल माजूर है या डिपेंडेंट है या कोई ऐसी सिचुएशन है, तो आप जो है केयर टेकर को आप उसके साथ रख सकते हैं, या फिर फीमेल नर्स भी रख सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है इस तरह के पेशेंट के लिए भी, ठीक है। इसी तरह याद रखें DRE जो है अगर आप करेंगे किसी भी ऐसे पेशेंट की जो अनकंफर्टेबल है और जो ठीक है, और वो पेशेंट एप्रीहेंसिव है, अनकंफर्टेबल है, तो ऐसे पेशेंट की जो DRE जो है करने में जो इनएक्सपीरियंस जो अल्लामे हैं हमारे जो डॉक्टर्स, ठीक है, उनके लिए मुश्किल हो सकती है, और वो उसको कंफ्यूज करके टेंडर प्रोस्टेट की डायग्नोसिस बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है ना। इसी तरह जो रिकमेंडेशंस हैं ना रिगार्डिंग DRE, एक और बात मैं बताऊं, DRE इन स्पेशली प्रोस्टेट केसेस में होता क्या है कि इट इज़ डन ओनली आफ्टर कलेक्टिंग ब्लड सैंपल्स फॉर PSA, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है प्रोस्टेट का मसला लेके, ठीक है, पेशेंट प्रोस्टेट का मसला लेके आपके पास आता है, DRE से पहले आपने उसके लिए क्या करना है, सैंपल्स उठाने हैं PSA लेवल्स के लिए, ठीक है, या फिर आपने PSA लेवल्स कराने हैं या फिर सैंपल्स उठा के फिर DRE करनी है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि याद रखो कि डिजिटल मैनिपुलेशन जो होती है ना रेक्टम की, दैट इंक्रीजेस द लेवल्स ऑफ PSA, ठीक है ना। ये PSA लेवल्स नॉर्मली कितने होते हैं, PSA लेवल्स शुड बी नॉर्मली 4 Ng जो है पर ml होने चाहिए, 4 Ng पर ml, नॉर्मली लेस देन 4 Ng पर ml, ठीक है, यानी कि 4 Ng पर ml हाईएस्ट वैल्यू है, इससे कम हो तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नॉर्मल तस्वुर किया जाएगा। लेकिन
ठीक है ना, इससे ज़्यादा हो तो हाई का कंसिडर किया जाएगा। तो इसीलिए अगर पेशेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आप कर रहे हैं DRE, तो उससे पहले आप लाजमी PSA के लिए सैंपल्स उठा लीजिएगा। वो इसलिए कि PSA इसकी मैनिपुलेशन से फिर PSA रेज़ हो जाएगा पेशेंट में, अल्दो नेग्लिजिबल सा रेज़ होता है, ऐसा नहीं कि शूट कर जाएगा एकदम, शूट इतना नहीं करता, नेग्लिजिबल सी अमाउंट बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी आपने क्या करना है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन के सैंपल्स लेने हैं जस्ट प्रायर टू द DRE ऑफ अ प्रोस्टेट पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे वही वाली बात लिखी है, दो एलिवेशन काज बाय रेक्टल एग्जामिनेशन इज़ नेग्लिजिबल, लेकिन फिर भी आपने ये स्टेप उठाना है। ठीक है, याद रखें को एग्जिस्टिंग पेनफुल रेक्टल कंडीशंस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल फिशर इन एनो हो सकती है, हेमोरॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, हेमोरॉइड्स हो सकते हैं, फिशर इन हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में DRE जो है या तो आप अवॉइड करेंगे ऐसे सिचुएशन में DRE करने को, या फिर आपने DRE करनी है विद अटमोस्ट जेंटलनेस, आराम से करनी है। ठीक है ना, आप फिर लोकल एनेस्थेटिक जेली यूज़ करेंगे पेन फ्री करके, फिर आप DRE करेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखें प्रोस्टेट जो है, अगर प्रोस्टेटिक एब्सेस है और पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया है साथ में, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप DRE करेंगे ना, तो DRE ऐसे सिचुएशन में बैक्टीरिया कॉज कर सकती है। ठीक है ना, ऑलरेडी उसके न्यूट्रोफिल्स लो हैं, अगर आप उसको उसके प्रोस्टेटिक एब्सेस को फिंगर से मैनिपुलेट करेंगे तो बैक्टीरिया हो जाएगा। बैक्टीरिया जब जाएगा ब्लड, तो वहाँ पे तो न्यूट्रोफिल्स ऑलरेडी कम है, तो पेशेंट एक सिचुएशन में दाखिल हो सकता है। ठीक है, ठीक है ना, अभी हम बात करते हैं टेक्निक ऑफ द DRE की। ठीक है ना, देखिए पोजीशंस देखते हैं। सबसे पहले पेशेंट आता है, आप उसको काउच पे लेटाते हैं, तो कैसे पोजीशन रखेंगे। सबसे पहले आप लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे रखेंगे पेशेंट को। पेशेंट जो है उसकी नी भी फ्लेक्स होनी चाहिए, हिप्स भी फ्लेक्स होने चाहिए। ठीक है ना, थाई टू चेस्ट टाइप की पोजीशन आपने इसकी बनानी है। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद डोर्सल पोजीशन पे भी जो आप DRE कर सकते हैं। डोर्सल पोजीशन क्या है, पेशेंट को आप सुपाइन रखें, ठीक है ना, नीज़ उसकी फ्लेक्स करें, ठीक है, हिप्स उसकी एबडक्टेड करें, और फिर फीट्स जो है वो स्क्वायरली ऑन द कोस्ट। ठीक है, इसको डोर्सल पोजीशन कहेंगे। ठीक है ना, तो ये जो है पोजीशन है, ये जो पोजीशन है ये ओरिएंट करती है क्लिनिशियन को फॉर द टू साइड्स ऑफ द लोब्स ऑफ द प्रोस्टेट। ठीक है, एंड फैसिलिटेट करती है एक डायग्रामेटिक रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है ना, देखिए जो फिर तीसरी पोजीशन जो है, तीसरी पोजीशन में हम पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में रखते हैं। व्हेनेवर याद रखें प्रोस्टेटिक बायोप्सीज परफॉर्म्ड, हम लिथोटमी पोजीशन को प्रेफर करते हैं। याद रखें प्रोस्टेटिक बायोप्सी के लिए हम लिथोटमी पोजीशन को प्रेफर करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी पोजीशन से जैसे राइट लेटरल, लेफ़्ट लेटरल तो हमने नंबर 1 पे ही पढ़ा था। ठीक है, इसी तरह जो है नी एल्बो पोजीशन है। ठीक है, इसी तरह पिकर पोजीशन है, नी एल्बो पोजीशन है, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन है फॉर DRE। इन सब पोजीशंस में आप DRE कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये रेयरली दीज आर यूज्ड। ठीक है ना, अच्छा जब जो पिकर पोजीशन है, देखें स्टूल में पेशेंट जैसे बैठता नहीं है स्टूल में, इस तरह पकड़ के स्टूल का, फॉर एग्जांपल ये स्टूल है, इस जगह में पेशेंट हाथ पकड़ता है, यहाँ पे नीस डालता है, और इस तरफ उसका जो है वो एनल रीजन होता है, तो उसमें फिर इसको पिकर पोजीशन कहते हैं। इस पिकर पोजीशन में ना जो वही स्टूल वाली इधर इस तरह ना, इस तरह। ठीक है, स्पीकर पोजीशन में यानी कि यहाँ पे पेशेंट का वो होगा, यहाँ पे हाथ रखेगा, यहाँ पे नीस रखेगा। स्पीकर पोजीशन में पेशेंट की जो स्पाइनल वेसिकल्स जो होती है ना, वो जो क्लिनिशियन ईज़िली फील कर सकता है स्पीकर पोजीशन में। ठीक है, आपने याद रखना है। तो वेस्ट में देखें यहाँ पे रेयरली यूज होती है। ठीक है ना, जो वेस्ट में जो है जो नी एल्बो पोजीशन यूज़ होती है फॉर प्रोस्टेट। ठीक है, ठीक है, यानी कि वेस्ट में नी एल्बो चेस्ट पोजीशन, इसको कहते हैं नी एल्बो चेस्ट पोजीशन इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर प्रोस्टेट। और या फिर दूसरी पोजीशन जो है स्टैंडिंग एंड बेंड ओवर द एग्जामिनेशन टेबल, ये पिकर पोजीशन भी कॉमनली यूज़ होती है फॉर प्रोस्टेट। ठीक है, लेकिन हमारे पाक इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ठीक है, ये पोजीशन। ठीक है, अच्छा अब देखें DRE जो है, DRE करेंगे कैसे। सबसे पहले याद रखें
ठीक है ना। सबसे पहले आपने बटक्स सेपरेट करने हैं, डेफिनेटली पीछे एनल रीजन है, इसको बटक्स को सेपरेट करने हैं, दोनों हाथों से आपने इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करना है पेरी एनल रीजन को। देखेंगे कोई स्कार, कोई साइनस, कोई वो दूसरी जगह पे कोई पास डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले आपने ये काम करना है, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि आपने लुब्रिकेशन करनी है अपनी जिस फिंगर से आप डीआरई करना चाहते हैं, ठीक है ना। लुब्रिकेशन या तो लिग्नोकेन जेल से करेंगे, पेट्रोलियम जेली से भी कर सकते हैं, ठीक है। दो चीज़ें हैं, लिग्नोकेन जेल से या पेट्रोलियम जेली से कर सकते हैं। उसके बाद आपने पल्प फिंगर का, ये जो पल्प है ना, पल्प, इस पल्प को आपने यूं करके मसाज करके पहले पल्प इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। ऐसे ही डायरेक्ट आपने टिप इंट्रोड्यूस नहीं करना, ठीक है। तो याद रखें, इंट्रोड्यूस द पल्प ऑफ द डिजिट फर्स्ट, ठीक है ना। ठीक है, याद रखें ओनली वन फेलेंक्स इज़ इंसर्टेड इनटू द एनल कैनाल फर्स्ट। उसके बाद ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता एनल जो टोन है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। याद रखें, एनल टोन इज़ गॉस ड्यूरिंग दिस विच मिरर्स द टोन ऑफ द यूरिनरी स्फिंक्टर, ठीक है ना। तो उसमें आपने एनल टोन भी का भी अंदाज़ा लगाना है, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप फिंगर को स्लोली रेक्टल लुमेन में डाल देंगे और उसके साथ इंटायर प्रोस्टेट जो है आपने उसको पैल्पेट करना है, ठीक है। ड्यूरिंग पैल्पेशन ऑफ द प्रोस्टेट आपने फॉलोइंग चीज़ें नोट करनी है, ठीक है ना। नंबर 1, नॉर्मल लैंडमार्क्स यानी कि मीडियन सल्कस, ठीक है ना, और लेटरल सल्काई, ठीक है ना, ये आपने नोट करने हैं, ठीक है। अब इनमें क्या नोट करना है, मीडियन सल्कस और लेटरल सल्काई में, कि इनमें हमने ये नोट करना है कि आया ये प्रिजर्व्ड हैं कि या ये ओब्लिटरेटेड हैं, ठीक है ना। प्रिजर्व्ड हैं कि ओब्लिटरेटेड हैं, ये आपने नोट करना है, ठीक है। इस तरह आपने फिर ग्लैंड सरफेस देखनी है, ठीक है ना। जो ग्लैंड की सरफेस है वो स्मूथ है या ग्रेनुलर है, नोड्यूलर है या इरेगुलर है, ठीक है ना। एस जिन, ठीक है ना, स्मूथ है, ग्रेनुलर है, इरेगुलर है या नोडुलर है, ये आपने नोट करने हैं, ठीक है, ग्लैंड की सरफेस पे, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी कैसी है, कंसिस्टेंसी नॉर्मल कंसिस्टेंसी है कि या नहीं है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी कैसी होती है, ठीक है ना, थिक वैसी जैसे कंट्रैक्टेड थिनर एमिनेंस, ये देखें ये थिनर एमिनेंस है ना, ये कंट्रैक्टेड थिनर एमिनेंस जैसी इसकी नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है ब्लेडर की, ठीक है ना। ठीक है, ये देखें ये थंब में आपने इसको अपोज करना है फिंगर्स के, तो यहाँ से इस वक्त इस पोजीशन में जो कंट्रैक्शन होती है ना थिनर एमिनेंस की, इतनी जो है कंसिस्टेंसी नॉर्मल रहती है प्रोस्टेट की, ठीक है ना। फिर साइज़ देखना है आपने नंबर 4 पे कि साइज़ जो है इसका कैसा है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। देखें, ग्रेडिंग बाय रॉगर बार्न्स मेथड, हम इसको करते हैं रॉगर बार्न्स वे, इसकी साइज़ की ग्रेडिंग, ठीक है, ठीक है ना। फिर नंबर 5 पे हमने देखना है कि टेंडरनेस तो नहीं है, अच्छा। उसके बाद रेक्टल म्यूकोज़ा देखना है, अच्छा। नंबर 6 पे कि रेक्टल म्यूकोज़ा फ्री है या एडहेरेंट है ग्लैंड के साथ, ठीक है, एडहेरेंट जो है या फ्री है, ये देखना है। मोबिलिटी ऑफ द प्रोस्टेट देखना है कि ग्लैंड के साथ नहीं, बस एडहेरेंट है कि नहीं, ये देखना है। फिर मोबिलिटी ऑफ द प्रोस्टेट देखनी है, कितना मोबाइल है कितना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कॉमन रूप से अगर डियारी 1 हुए तो शाह सद अनि क्वेश्चन खोजन थोपनो रसा, ठीक है ना। फिर उसके बाद इलिसिट करें आप उसको बल्बो केवर्नस रिफ्लेक्स, ठीक है ना, S234 में ये इलिसिट होता है, ठीक है। बल्बो केवर्नस रिफ्लेक्स आपने देखना है, ठीक है ना। देखिए, अगर कोई इंडवेलिंग कैथेटर अंदर मौजूद है, फोलीज कैथेटर फॉर एग्जांपल, तो आपने क्या करना है, आपने थ्रू द सब्सटेंस ऑफ द जो प्रोस्टेट है, आपने उंगली से उसको फील करना है कि वेदर जो है उसकी प्रेजेंस हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। नोट इफ़ द सेम कैन बी फिल्ड थ्रू द सब्सटेंस ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है, ठीक है। फिर आपने जब उंगली जब आप बाहर निकाल लेंगे, फिंगर बाहर निकाल लेंगे, तो आपने इंस्पेक्शन करनी है एक्सटर्नल यूरिथ्रल मियाटस की भी, ठीक है ना। अगर कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है, तो ये फिर इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी की तरफ ले जाता है। दिस इज सजेस्टिव ऑफ दिस पॉइंट इज सजेस्टिव ऑफ इन्फ्लेमेटरी पैथोलॉजी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो थी टेक्निक। अब देखते हैं कि नॉर्मल डीआरई जो होती है वो क्या होती है, ठीक है ना। व्हाट इज़ नॉर्मल डीआरई, एनी डॉक्टर शुड नो अबाउट इट, ठीक है ना,
ठीक है ना। याद रखें कि जो प्रोस्टेट होता है, प्रोस्टेट नॉर्मली वो क्या होता है, वो फर्म होता है। याद रखें प्रोस्टेट के आसपास कोई भी चीज़ नॉर्मली इतनी फर्म नहीं होती। प्रोस्टेट नॉर्मली इलास्टिक होता है। प्रोस्टेट के आसपास कोई भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इतनी इलास्टिक नहीं होती। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद देखें, ठीक है ना, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि याद रखें ये क्या है, प्रोस्टेट का लेटरल जो है जो लोब है, ये क्या है, लेटरल लोब। दो लोब्स के बीच में एक मीडियन फरो होती है, इसको मीडियन सल्कस भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको मीडियन सल्कस भी बोलते हैं। लेटरल लोब्स के बीच में फरो को मीडियन सल्कस बोलते हैं। इस मीडियन सल्कस के थ्रू अगर आप फिंगर को रन करोगे ना, एबव डाउनवर्ड्स, एबव डाउनवर्ड, फॉर एग्जांपल ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, फिंगर आपकी यहाँ से गई, आप ऐसे नीचे आ रहे हो, तो आप की फिंगर जो है नीचे की तरफ आते हुए आपकी फिंगर इनकाउंटर करेगी एक सॉफ्ट एरिया को। कहाँ कहाँ इनकाउंटर करेगी, डिस्टल टू द एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट, ठीक है ना, एक सॉफ्ट एरिया आएगा। याद रखो यही आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है। क्या है, यही आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, ठीक है ना, ठीक है। और इसी पॉइंट पे आपके एक कोई भी इनड्वेलिंग कैथेटर फोलीज है वो आपको फील हो सकता होगा। ऑन ईदर साइड ऑफ दिस पॉइंट लाइस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ कूपर, ठीक है ना, बग ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ कूपर होते हैं इसी पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे आते हुए एक सॉफ्ट एरिया, इस एरिया के पास आपका जो इनड्वेलिंग फोलीज कैथेटर है वो फील हो सकता है। इसी के एरिया के आसपास आपके बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स ऑफ कूपर होते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब आप इसी मीडियन सल्कस में ऊपर की तरफ आप जाएंगे ना, ऊपर की तरफ, तो आपको अपवर्ड्स जाएंगे आप, तो मीडियन सल्कस में, तो अपर मार्जिन ऑफ द ग्लैंड के पास ऑन ईदर साइड आपको सेमाइनल वेसिकल्स नज़र आएंगे, ठीक है ना, ग्लैंड के अपर साइड में सेमाइनल वेसिकल्स नज़र आएंगे, ठीक है। नीचे एरिया में थोड़ा सा नीचे आपको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा मिला था, है ना, ठीक है ना, सेमाइनल वेसिकल्स मिलेंगे ऊपर साइड पे। नॉर्मल सेमाइनल वेसिकल्स आर नॉट पैल्पेबल, याद रखें नॉर्मल सेमाइनल वेसिकल्स आर नॉट पैल्पेबल इन डीआरई, ठीक है, याद रखें, ठीक है ना। इस पॉइंट पे देखें जो लिम्फेटिक्स होते हैं ना वो लाई करते हैं, लिम्फेटिक्स सेमाइनल वेसिकल्स में और लेटरल लोब ऑफ द ईच साइड के बीच में सेमाइनल वेसिकल्स आपको नज़र आएंगे, ठीक है। अगर इस जगह में लेफ्ट सेमाइनल वेसिकल्स हैं, ठीक है ना, इस जगह में तो इस जगह में सेमाइनल वेसिकल्स है, तो इन बीच में आपको लिम्फेटिक्स मिलेंगे, इधर नहीं, इधर, ठीक है, तो लिम्फेटिक्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात